दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत होते हैं। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही महानायक की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और एक इतने विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जिसकी कल्पना उस वक्त किसी ने नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इस बात का वजन समझना हो ना तो जरा यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के इस कथन पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ उसने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बयान हमें बताता है कि चंद्रगुप्त के विजय अभियान कोई आम युद्ध नहीं थे, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य था जिसने उस समय की पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम उनके इसी सफर को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, उनके बड़े सैन्य अभियान क्या थे, उस विशाल सेना का ढांचा कैसा था, प्रशासन कैसे चलता था, और हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों के साथ साथ उनके जीवन के उस आखिरी सबसे हैरान कर देने वाले अध्याय पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके उदय की। 324 ईसा पूर्व का समय। सिकंदर महान के आक्रमण के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह की भारी उथल-पुथल मची हुई थी। हर तरफ अस्थिरता थी। लेकिन कहते हैं ना कि संकट ही सबसे बड़े अवसरों को जन्म देता है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसे साम्राज्य की जमीन तैयार हो रही थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। चंद्रगुप्त का उदय कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। ये बिल्कुल एक तूफान की तरह था। अपने गुरु और कूटनीति के मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने महज कुछ ही सालों में वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता है। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने शक्तिशाली नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका। फिर 317 ईसा पूर्व तक जो यूनानी क्षत्रप यानी गवर्नर्स थे उन्हें भारत से खदेड़ दिया, और 305 ईसा पूर्व आते आते सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को भी धूल चटा दी। जीत की ऐसी रफ्तार वाकई बेमिसाल थी। अब जाहिर है इतनी बड़ी कामयाबी बिना महायुद्धों के तो मिली नहीं होगी। तो आइए अब उन विशिष्ट और निर्णायक युद्धों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की सीमाओं को इतना अजेय बना दिया। अगर हम चंद्रगुप्त के शासनकाल को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 बड़े संघर्षों पर टिका है। पहला मास्टर स्ट्रोक था धनानंद को हराना, जिससे मौर्यों के हाथ में ताकतवर मगध की कमान आ गई। दूसरा था यूडेमस और पीथोन जैसे मैसेडोनियन गवर्नर्स को हराकर विदेशी ताकतों को पूरी तरह साफ करना। और तीसरा सेल्यूकस निकेटर के साथ वो ऐतिहासिक आमना सामना। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये चंद्रगुप्त की बेहतरीन कूटनीति का ऐसा प्रमाण था जिसने दुश्मन को रिश्तेदार और दोस्त में बदल दिया। सेल्यूकस के साथ जो सिंधु की संधि हुई ना, उसने तो जैसे उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चंद्रगुप्त को इस संधि से आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके मिल गए, जैसे हेरात, कंधार और काबुल। साथ ही यवन राजकुमारी हेलेना के साथ कूटनीतिक विवाह भी हुआ। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। जरा सोचिए, उस जमाने में 500 हाथियों का खर्च उठाना किसी भी राजा के लिए कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। इस संधि का असर इतना गहरा था कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा गया, जिनकी लिखी इंडिका आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्रोत है। खैर, लड़ाइयों और संधियों की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा रुककर उस मशीनरी के बारे में सोचते हैं जिसके दम पर यह सब कुछ जीता गया। वो सैन्य तंत्र आखिर था कितना बड़ा? इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 7 लाख। इतिहासकारों का अनुमान है कि मौर्य सेना में कुल 7 लाख सैनिक थे। आज के समय में भी ये नंबर बहुत विशाल लगता है। तो जरा इमेजिन कीजिए कि आज से हजारों साल पहले 7 लाख सैनिकों की एक सुसंगठित और अनुशासित सेना जब आगे बढ़ती होगी तो बड़े बड़े प्रतिद्वंद्वी राज्यों के पसीने कैसे छूट जाते होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सेना सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, बल्कि इसे बहुत बारीकी से विभाजित किया गया था। प्लिनी और एरियन जैसे प्राचीन यूनानी लेखकों के मुताबिक इसमें 6 लाख तो सिर्फ पैदल सैनिक थे, 30,000 की घुड़सवार फौज थी, और हाथियों की बात करें तो 9,000 हाथियों में से हर एक पर महावत के अलावा 3 तीरंदाज बैठते थे, यानी कुल 36,000 हाथी सवार। इसी तरह 8,000 रथों पर कुल 24,000 सैनिक तैनात थे। ये एक पूरी तरह से हाईटेक और वेल ट्रेन्ड मिलिट्री मशीन थी। अब इतनी बड़ी सेना से इलाके जीतना एक बात है, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल ही अलग कहानी है। इसके लिए एक बेहद परिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत थी।
यहाँ एंट्री होती है एक जबरदस्त सिस्टम की, जिसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। राजा निश्चित रूप से सर्वोच्च था, लेकिन वो अकेले फैसले नहीं लेता था। एक पूरी मंत्री परिषद उसके साथ होती थी। पूरे सिस्टम को 18 अलग अलग विभागों में बांटा गया था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। और सबसे कमाल की बात, उनका गुप्तचर नेटवर्क, जासूसों का जाल इतना तगड़ा और सटीक था कि साम्राज्य के किसी भी कोने में पत्ता भी खड़कता तो सीधे राजा तक खबर पहुंच जाती थी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये प्रशासन सिर्फ सख्ती और कंट्रोल के बल पर चलता था। लोक कल्याण भी उनकी प्राथमिकता थी। सोहगौरा और महास्थान के अभिलेखों से हमें उनके अकाल राहत प्रोटोकॉल का पता चलता है। अगर अकाल पड़ता तो राज्य फौरन अपने अन्न भंडारों से जनता को अनाज और बीज बांटता था। लोगों को रोजगार देने के लिए किले या बांध बनाने का काम शुरू कर दिया जाता था, और हालात बहुत बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाता था। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में राज्य अपनी जनता के लिए कितना जवाबदेह था। इसी कृषि और लोक कल्याण का एक जीता जागता सबूत है गुजरात के जूनागढ़ में बनी सुदर्शन झील। रुद्रदामन के शिलालेख बताते हैं कि चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने इस विशाल सिंचाई जलाशय का निर्माण करवाया था। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मौर्य साम्राज्य बुनियादी ढांचे और कृषि की समृद्धि को लेकर कितनी दूर की सोच रखता था। अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की, उसके बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, हमें ये सब पता कैसे चला? तो चलिए अब उन ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही जटिल पहेली जैसे हैं। असल में चंद्रगुप्त के इतिहास को समझना बिल्कुल अलग अलग पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। कोई एक किताब नहीं है जिसमें सब कुछ लिखा हो। हमारे पास मेगिस्थीज और प्लूटार्क जैसे यूनानी और रोमन लेखकों के वृत्तांत हैं। फिर हमारे अपने भारतीय साहित्य हैं, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और पुराण, और इसके साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हैं। इन अलग अलग सांस्कृतिक चश्मों से देखकर ही इतिहासकार इस महान शासनकाल की पूरी तस्वीर तैयार कर पाते हैं। और क्योंकि हमारे पास इतने अलग अलग स्रोत हैं, तो अक्सर उनमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है, खासकर चंद्रगुप्त की उत्पत्ति को लेकर। एक तरफ महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि वो पिपली वन के मौर्य कबीले के उच्च क्षत्रिय वंश से थे। वहीं दूसरी तरफ कई जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों के मुताबिक उनकी पृष्ठभूमि बहुत ही सामान्य थी और उन्हें शूद्रों या मोर पालने वालों से जोड़ा गया है। इतिहास में उनकी शुरुआत को लेकर ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिया मौजूद हैं, जो इस विषय को और भी रहस्यमय बनाते हैं। और अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये उनके जीवन का वो अंतिम अध्याय है जहां वो सांसारिक सर्वोच्चता के शिखर से उतरकर सीधे पूर्ण आध्यात्मिक संन्यास की ओर मुड़ जाते हैं। 298 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। जरा इमेजिन कीजिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, आपके पास अथाह दौलत और सत्ता है, और अचानक आप अपनी मर्जी से अपना मुकुट और अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देते हैं। चंद्रगुप्त ने ठीक यही किया। वो सब कुछ छोड़कर जैन मुनि आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और एक दिगंबर मुनि बन गए प्रभाचंद्र के नाम से। एक चक्रवर्ती सम्राट से सीधा एक त्यागी तपस्वी, है ना कमाल की बात? श्रवणबेलगोला के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने संलेखना व्रत लिया। जैन धर्म में ये एक अत्यंत कठिन और पवित्र प्रथा है, जहां एक इंसान परम आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वेच्छा से उपवास करते हुए अपना शरीर त्याग देता है। इसी व्रत का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पहाड़ी पर पूरी शांति के साथ अपने प्राण त्याग दिए। इस पूरे विश्लेषण के बाद, सब कुछ देखने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, और वो सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आखिर भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्य के शासक को अपनी असीम संपत्ति और असीमित सत्ता त्याग कर एक तपस्वी का जीवन अपनाने के लिए क्या बात प्रेरित करती है? बाहर की दुनिया पर विजय और अंदर की आध्यात्मिक शांति के बीच का ये जो फर्क है ना, यही चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास का सबसे अनूठा नायक बनाता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।